हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। इसका पहले वीडियो में हम लोग रोटर एंगल का स्टेबिलिटी क्या होता है, इसका स्टेडी स्टेट और ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में उसको कैसे एनालिसिस करना है और इसका क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल और इसका जो टाइम है हम लोग कैसे कैलकुलेट करना है, इसका जो एनालिसिस करने का दो मेथड से, एक स्विंग इक्वेशन का थ्रू करते हैं इसको डेराइव करके, दूसरा है इक्वल एरिया क्राइटेरिया। ये दोनों मेथड के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स स्विंग इक्वेशन है। स्विंग इक्वेशन में देखेगा तो फर्स्ट है आपका जो एक्सेलरेशन टार्क है। नॉर्मली क्या होता है, हमेशा जो ये बेसिकली एक शाफ्ट पावर है, नहीं है तो मैकेनिकल पावर है, ये यूटिलाइजेशन पावर है, ये इलेक्ट्रिकल पावर टार्क है। ठीक है, जो शाफ्ट पावर या मैकेनिकल टॉर्क है हमेशा इलेक्ट्रिकल टॉर्क से इक्वल ही है, बराबर ही रहते हैं। इसी वजह से नॉर्मल स्टेट में, स्टेडी स्टेट में आपको कोई भी एक्सेलरेशन टॉर्क नहीं रहते हैं। जो शाफ्ट टॉर्क है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल टॉर्क है, एकदम नो एक्सेलरेशन नो डिसरेलेशन है, मिशन स्टेडी स्टेट चलता ही है। लेकिन कभी भी डिस्टर्बेंस होता है तो आपको एक एक्सेलरेशन टॉर्क प्रोवाइडेड है। अगर आपको शाफ्ट टॉर्क ज़्यादा है एक्सेलरेट, मतलब आपको इलेक्ट्रिकल टार्क से, तब आपको मतलब मैकेनिकल टार्क ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल टार्क से तो एक्सेलरेट होगा। अगर मैकेनिकल टार्क कम है इलेक्ट्रिकल टार्क से तो डिसलरेट होगा। ठीक है, सो बेसिकली टी ए पॉजिटिव होगा अगर मैकेनिकल टार्क ज़्यादा है तो, अगर नेगेटिव होगा अगर मैकेनिकल टार्क कम है तो। ठीक है, अगर इसको एक्सेलरेशन टार्क को अगर आप डिराइव करेगा तो इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इसका जो इनर्शिया कांस्टेंट है इनटू डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर है। यह हमको पहले इक्वेशंस ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स, मैं आपको ओवरव्यू में बता रहा हूँ बस। दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन टार्क के। ठीक है, हम लोग ओमेगा से सब में दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेगा एंगुलर स्पीड से, तो ये ओमेगा इंटू आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये ओमेगा टी है पावर है, सो ये मैकेनिकल पावर है या सॉफ्ट पावर है, और ये यूटिलाइजेशन पावर है, नहीं है तो इलेक्ट्रिकल पावर है। ठीक है, हम लोग जनरली इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो बेसिकली है फ्रेंड्स, हम लोग इसको एच का टर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। एच है एक है हमारा इनर्शिया कांस्टेंट है बेसिकली। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो एम है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन मिशन का जो रेटिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इसकी बात है ये बेसिकली हमारा स्पीड का ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, जो स्पीड रेटिंग है उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं, लेकिन जो आपको इनर्शिया कांस्टेंट एच है वो इंडिपेंड, मतलब आपको ज़्यादा डिपेंडेंट करता नहीं है आपको रेटिंग का ऊपर और इसका स्पीड का ऊपर, इसीलिए हम एच यूज़ करते हैं। और दूसरा रीज़न है एच का एक स्टैंडर्ड में, हर जगह स्टैंडर्ड में इसका एक एक क्लास का रेटिंग का वैल्यूज़ में इसमें एच क्या रेटिंग है वो दिया गया था। ठीक है, मतलब एक स्टैंडर्ड में आप स्टैंडर्ड से आप इन्फर कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं आप एच का थ्रू यूज़ करेगा तो। ठीक है, सो बेसिकली ये आपका स्विंग इक्वेशन है। ठीक है, अगर आप इसमें आप एम का जगह एच डालेगा तो आपको ये आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगा। नॉर्मली अगर आप एच क्या होते हैं नॉर्मली, काइनेटिक एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाई रेटिंग ऑफ द मिशन है। इसका आप डेराइव करेंगे तो ये आपको कोई भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई भी बुक है, आपको पावर सिस्टम बुक में ये सब आपको इक्वेशंस आपको पता चलेगा, इसका डेरिवेशन पता चलेगा। तो हम लोग इसका बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है, जो ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन का टाइम पे हमको स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है, इसीलिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से थोड़ा प्रैक्टिकली हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, सो नॉर्मली इनर्शिया कांस्टेंट आप देखेगा तो जो स्टोर्ड एनर्जी इन रोटेटिंग मशीन्स में आप देखेगा तो एच है, आपको एक एक मशीन का एक एक ऐसे होते हैं। सिंक्रोनस मोटर में दो होते हैं एच का वैल्यू। सिंक्रोनस कंडेंसर से जो लार्ज कंडेंसर्स में 1.2 पे रहते हैं, स्मॉल में 1 रहते हैं, रोटरी कन्वर्टर्स में 2 रहते हैं, इंडक्शन मोटर्स में 0.5 रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप जनरेटर्स का देखेगा तो स्टीम टर्बाइन जनरेटर्स में 3 to 10 का वैल्यू रहते हैं, हाइड्रो जनरेटर्स में 2 to 4 रहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये एच वैल्यू से अभी हमारा जो स्विंग इक्वेशन जो आया, ये आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसको उससे आप डेल्टा को अगर सॉल्व करेगा उस इक्वेशन से, तब आपको जो प्लॉट बनाएगा तो सिंपली आपको क्या होगा फ्रेंड्स, इसका जो सोल्यूशन है आपको आएगा, वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है इसका, वो आएगा डेल्टा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम में इसका वैल्यू क्या है आएगा। ठीक है, अगर उसको आप वैल्यूज़ को आप प्लॉट करेगा आपको तो आपको ऐसे आएगा।
ठीक है। इससे आपको पता चल रहा है आपको ये सिस्टम स्टेबल ही नहीं है, क्योंकि अगर डेल्टा बढ़ रहे हैं इसके बाद धीरे 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 कम हो रहे हैं, कम हो के इसको डैम्प आउट हो रहे हैं, मतलब ये सिस्टम स्टेबल है। लेकिन अगर डेल्टा बढ़ रहा है और इसका नेक्स्ट पीक है इससे ज़्यादा है और नेक्स्ट पीक इससे ज़्यादा है, ऐसे बढ़ रहा है, तो वो अनस्टेबल सिस्टम है। ठीक है। सो ऐसे हम लोग स्विंग इक्वेशन को, हम लोग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग इसको डेल्टा को टाइम के साथ प्लॉट करेगा तो हमको पता चल जाता है ये स्टेबल है नहीं स्टेबल है। ठीक है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट हमारा ये मेथड है इक्वल एरिया क्राइटेरिया। इक्वल एरिया क्राइटेरिया के लिए मैं एक ऐसे एक सिस्टम लिया था, जैसे एक सिस्टम है, इसमें आपको इनफाइनाइट बस के साथ कनेक्ट किया था। ठीक है। दो ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ एक और है। ठीक है, इसमें लोड नहीं है, आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट है। सो जो भी आपको पावर जा रहा है इसी में ही जा रहे हैं। एनालिसिस के लिए दिया था, वो हम लोग को बाद में पता चलेगा इसका क्यों दिया था हम लोग। ठीक है। बेसिकली इक्वल एरिया क्राइटेरिया क्या है मेरे फ्रेंड, ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम लोग जनरली नॉर्मली स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं स्विंग इक्वेशन में। स्विंग इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैन्युअली करना बहुत मुश्किल है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, डेल्टा को। ठीक है, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स यूज़ करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो इसकी अल्टरनेट अप्रोच है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको अल्टरनेट अप्रोच है, थोड़ा देख के आप बता सकते हैं, आप थोड़ा इजीली एनालिसिस कर सकते हैं, वही आपको स्विंग इक्वल एरिया क्राइटेरिया है। ये एक डायरेक्ट मेथड है। आपको सिस्टम में, टू मिशन सिस्टम में आपका सिस्टम स्टेबल ही नहीं है, और आपको विदाउट सॉल्विंग, आपको स्विंग इक्वेशन बिना सॉल्व करके आप सिंपली एक पावर एंगल कर्व देख के आप इसको बता सकते हैं सिस्टम का स्टेबल है अनस्टेबल है। ठीक है। सो लेकिन ये बेसिकली ये होगा फ्रेंड्स, एक ही कर्व होगा, एक सिस्टम टॉपोलॉजी और एक ऑपरेटिंग सिनेरियो के लिए। अगर आप दूसरा ऑपरेटिंग मतलब आपको इनिशियल ऑपरेटिंग कंडीशन अलग है, यानी ये तो सिस्टम अगर अलग है तो दूसरा ऑपरेटिंग कर्व होगा, मतलब दूसरा कर्व यूज़ करना पड़ेगा, पावर एंगल कर्व। ठीक है। सो अगर इसका आप देखेगा तो ये सिंगल मिशन है, अभी हमारा जो कंसिडरेशन है सिंगल मिशन है, अगर इनफाइनाइट बस के साथ कनेक्ट किया। ठीक है। उस केस में जो एक्टिव पावर डिलीवर्ड है दैट इज़ इक्वल टू ई जी, सप्लाई साइड का जो वोल्टेज है और इसका जो रिसीविंग साइड का वोल्टेज है, डिवाइडेड बाय टोटल रिएक्टेंस ऑफ द सिस्टम है इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन डेल्टा, ये दोनों के बीच में जो एंगल है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसको आप पावर एंगल कर्व में आप ड्रॉ करेगा, पावर एंगल कर्व में ड्रॉ करेगा तो ये आपका पावर एंगल कर्व है, हम लोग पहले भी डिस्कस किया था, डेल्टा विथ रेस्पेक्ट टू पी। इसमें आप ड्रॉ करेगा तो ये कोई इनिशियली जो इसमें जो ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑपरेट कर रहे हैं दैट इज़ पी नॉट में ऑपरेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं हम लोग, जो इनिशियली डिस्टर्बेंस होने से पहले कौन सी जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं। सो पी नॉट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग ये आपका मैकेनिकल इनपुट होगा। इसको मैकेनिकल इनपुट इलेक्ट्रिकल इनपुट जहाँ इक्वल है वही आपका पावर है। पी नॉट इज इक्वल टू ई जी एस बाई एक्स, ये सब कांस्टेंट है, इंटू साइन ऑफ डेल्टा नॉट है, जो डेल्टा नॉट इनिशियली जहाँ ऑपरेट कर रहे हैं डिस्टर्बेंस का पहले। ठीक है। और इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा डेल्टा 90 डिग्रीज पे। ठीक है। सो ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। इसके बाद अगर इन केस इसमें थ्री फेस फॉल्ट होता है, इसमें मैं ऑलरेडी बताया था इसमें कोई लोड नहीं है, अगर इसी में आपको थ्री फेस फॉल्ट होते हैं तब क्या होगा देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। सो जैसे ही इसमें थ्री फेस फॉल्ट होता है तो फॉल्ट हो गया तो क्या होगा, इसमें जो भी पावर जा रहा है वो पावर जीरो हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि आप जनरेटर प्योर रिएक्टिव पावर देगा सो पूरा पावर आपको जीरो हो जाएगा। सो उसी डेल्टा नॉट पे पावर पहले पी आई पे चल रहा था शाफ्ट पावर पे, वो जीरो हो जाएगा, डेल्टा नॉट पी जीरो है। ठीक है। पी जीरो है। इसके बाद क्या होगा, आपको पहले भी बताया था हम लोग, अभी मैकेनिकल इनपुट तो है इसमें लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर जीरो है। सो आपको क्या करेगा, मैकेनिकल इनपुट है इलेक्ट्रिकल पावर नहीं है तो ये मिशन को एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करेगा तो इसका डेल्टा ये इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा कहाँ तक इंक्रीज होगा, जब तक ये फॉल्ट को क्लियर नहीं करेगा तब तक इंक्रीज होगा, या नहीं है तो ये मिशन अनस्टेबल होकर पूरा उड़ जाएगा, तब तक अनस्टे ये होगा। ठीक है। हम लोग अभी सोच देंगे ये फॉल्ट को क्लियर करेगा, ये क्लियर है, आपको कुछ क्लियरिंग में करेगा, फॉर एग्जांपल फॉल्ट को यहाँ क्लियर कर दिया डेल्टा सी पॉइंट पे।
ठीक है। सो पहले ये से भी आया, इलेक्ट्रिकल पावर जीरो है। जैसा ये एक्सेलरेट हो रहे हैं, यहाँ हम लोग सोच लेंगे पॉइंट सी, उसमें डेल्टा सी है, उसमें आपको फॉल्ट क्लियर कर दिया। फॉल्ट क्लियर कर दिया तो मैं आपको जैसे पहले बताया था, इसमें कोई लोड नहीं है तो जस्ट पहले कितना था उतना ही चला जाएगा आपको, राइट। तो इसी कर्व, पहले वाला कर्व में ही आपको पावर वाला चला जाएगा ये, ठीक है। सडनली ये पावर अभी इतना देगा क्योंकि डेल्टा सी है। डेल्टा तो सडनली कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये मैकेनिकल एंगल है, फिजिकली रोटर का एंगल है। वो ऐसे जैसे इलेक्ट्रिकल पावर चेंज हो गया ऐसे चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये क्लियर हो गया, ब्रेकर ओपन हो गया, देख लीजिए पहले क्लोज था, फॉल्ट फीड कर रहे हैं। जैसे ये ब्रेकर ओपन हो गया, फॉल्ट क्लियर हो गया, तो ये इलेक्ट्रिकल पावर तुरंत आपको इतना मिल जाएगा आपको। लेकिन ये एंगल करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा सी का, डेल्टा सी का करस्पॉन्डिंग एंगल में पावर मिल जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखेगा तो इसमें क्या हो रहा है आपका, जैसे ये हो गया, इसकी बाद क्या हो रहा है आपका, जो यहाँ आके ये रुकेगा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मिशन है, क्या हो रहा है, मिशन है एक्सेलरेटिंग है ये डिस्टर्बेंस का वजह से। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वजह से यहाँ ये रुकेगा नहीं है, ठीक है। ये रुकेगा नहीं है, ये और आगे चला जाएगा। ये आगे जाकर कहाँ तक रुकेगा, तो सम एज्यूम करेंगे सम पॉइंट एक्स से, एक्स पॉइंट तक चला जाएगा ये, ठीक है। एक्स पॉइंट है, इससे हम लोग सी डी है, ये ई तक गया सोच लेंगे हम लोग, ठीक है। ई तक गया तो हम लोग को पहले कितना लोड है वहाँ अभी भी इतना ही लोड है। तो ये फाइनल इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, सेम पॉइंट। ये अभी आके दोबारा ये पॉइंट पे आना है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ आप देखेगा तो इस पॉइंट में ये एंगल बढ़ तो रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से, एट द सेम टाइम ये डैम्पिंग कैसे हो रहा था, क्योंकि आपका मैकेनिकल इनपुट कम है लेकिन इलेक्ट्रिकल इनपुट यहाँ है। तो हम लोग पहले ही डिस्कस किया था, अगर इलेक्ट्रिकल इनपुट ज़्यादा या मैकेनिकल इनपुट कम है तो वो क्या करेगा, डिसलरेट करेगा। लेकिन यहाँ आके डिसलरेशन का वजह से धीरे 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 स्लो जाएगा। इसके बाद यहाँ इसका पूरा एक्सेलरेशन टार्क को कंपनसेट कर दिया, मतलब जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ओवरकम कर दिया। यहाँ का बाद ये रिवर्स में अभी डिसलरेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये डिसलरेट करके आइडियली ये तक आना है, लेकिन ये तक नहीं आएगा क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वजह से ये और नीचे जाएगा। ये नीचे कहाँ तक जाएगा, आप देखेगा तो यहाँ से यहाँ तक गया तो इसका जो भी एरिया है उसका ऑपोजिट इक्वल एरिया तक ये जाएगा। ये वो पॉइंट है आपको वही है, इसका बराबर, इस एरिया का बराबर का एरिया इस तरफ में जो पॉइंट आएगा वही है, वहाँ तक ये जाएगा एंगल, जाके फिर वापस जाएगा। इसमें डैम्पिंग टार्क है, इसकी वजह से धीरे धीरे ऑसिलेशन कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा, फाइनली थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ तक आएगा अगर सिस्टम स्टेबल है तो, ठीक है। और आपको सही टाइम पे एक फॉल्ट क्लियर हो गया तो, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये अभी सिस्टम स्टेबल ही नहीं है। हम लोग कैसे बता सकते हैं, उसको बता सकते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया के थ्रू। ये कैसे बताएंगे, अभी हम लोग इसका एरिया ले लेंगे इसका, ठीक है। आपका मैकेनिकल इनपुट जो दिया था वहाँ से आप ले लीजिए, इसका नीचे जो एरिया ये ऑसिलेट किया था, इस एरिया का हम लोग A1 मान लेंगे, ठीक है। A1 मान लेंगे इसको, और इसका दूसरा एरिया को A2 मान लेंगे, ठीक है। अगर आपका जो A1 और A2, ठीक है, इन केस A1 है लेस देन आर इक्वल टू A2 है, ठीक है, A1 लेस देन आर इक्वल टू A2 है तो ये सिस्टम स्टेबल है, ठीक है। फिजिकली आप देखेगा तो क्या हो रहा है, यहाँ यहाँ आप देखेगा तो फ्रेंड्स नॉर्मली ये क्या हो रहा है, अगर ये एक्सेलरेट, ये एरिया है ये, ठीक है। अगर ये एरिया है कम है, ठीक है, ये एरिया अगर कम है A2 से, फिर क्या होगा, ये स्टेबल होगा ही होगा इस साइड आके, ठीक है। अगर ये एरिया A1 है ज़्यादा होगा A2 से, फिर ये सिस्टम अनस्टेबल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जस्ट एरिया देख के आप बता सकते हैं ये स्टेबल है नहीं है, ठीक है। सो अभी हम लोग इससे जैसे मैं पहले बताया था फ्रेंड्स, जैसा आपको एक्सेलरेट होकर कहाँ तक जा रहे हैं, बेसिकली ये यहाँ से आगे गया, फिर ये जाके यहाँ रुकना है, लेकिन यहाँ नहीं रुकेगा, ये आगे तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इसका जो एरिया A3 जो मेंशन किया मैंने, ये A3 और A4 बराबर होगा, सेम है, क्योंकि दिस इज आपको एक्सेलरेट, इसका डिसलरेटिंग एरिया है, दिस इज एक्सेलरेटिंग एरिया है। जितना एक्सेलरेटिंग एरिया है दैट इज इक्वल टू डिसलरेटिंग एरिया इसका मोमेंटम है, ठीक है।
तो ये आपका मैक्सिमम रोटर एंगल है, ठीक है। अगर इन केस इसमें कोई डैम्पिंग टार्क नहीं रहते हैं, फिर ये सिस्टम ये दोनों का बीच में डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का बीच में ही ऑसिलेट होता रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमको डैम्पिंग टार्क है, एयर फ्रिक्शन है और बाकी ये सब का वजह से आपको डैम्पिंग है, ये धीरे धीरे नेक्स्ट ऑसिलेशन इससे कम होते हैं, नेक्स्ट ऑसिलेशन इससे कम होगा, नेक्स्ट ऑसिलेशन इससे कम होगा, ऐसे ऐसे होके फाइनली इस पॉइंट पे वो पहुंच जाते हैं डैम्पिंग की वजह से, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्रिटिकल फॉल्ट क्लियरेंस एंगल, ठीक है, और क्रिटिकल फॉल्ट क्लियरेंस का टाइम हम लोग पकड़ सकते हैं। ये कैसे पकड़ सकते हैं, तो हम लोग ऑलरेडी पहले बताया था, जो A1 लेस देन इक्वल टू A2 है तब हमको स्टेबल है। तो A1 A2 जहाँ बराबर है वो आपको क्रिटिकल होगा, ठीक है। जैसा हमको एक पर्टिकुलर एरिया है इसमें जहाँ आपको A1 A2 एकदम बराबर मिलता है, वो आपको क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल बता देगा, ये डेल्टा सी, ठीक है। ये डेल्टा सी आपको जैसे डेल्टा क्लियर जहाँ क्लियर कर रहे हो डेल्टा सी है, उसकी करस्पॉन्डिंग एरिया ये A1 है, ठीक है। ऐसा आपको कौन सी डेल्टा सी पे आपको A1 और A2 बराबर मिलेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल क्लियरिंग का एंगल है, ठीक है। वो एंगल का करस्पॉन्डिंग टाइम है, यहाँ से डेल्टा सी पहुँचने तक जो टाइम है उसको क्रिटिकल क्लियरिंग का टाइम बोलते हैं, ठीक है, क्रिटिकल फॉल्ट क्लियरेंस का टाइम है, ठीक है। हमारा जो एंगल है इससे नीचे होना चाहिए, और इसका टाइम जो ब्रेकर का जो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम है इससे नीचे होना चाहिए, तभी ये सिस्टम स्टेबल होगा, अदरवाइज ये सिस्टम अनस्टेबल ही होगा, ठीक है। तो हमारा हर हर बार कभी भी स्टेबिलिटी का इश्यू आते हैं तो आउट ऑफ स्टेप आते हैं, तो हम ये क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम में जो भी मेंशन करते हैं इससे नीचे ही हम लोग को ट्रिपिंग करना है ब्रेकर का, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसका इक्वेशंस अगर आप देखेगा तो इसमें क्रिटिकल क्लियरिंग का इक्वेशन है ये आपको इसका डेरिवेशन कोई भी इंजीनियरिंग बुक में मिल जाएगा, और इसका टाइम है, क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम है आपको ये है फ्रेंड्स, ठीक है। और अभी तक मैं बताया फ्रेंड्स, और ये दूसरा चीज़ में डिपेंड करता है, जिसमें मैं बोला है फ्रेंड्स आपको फॉल्ट हुआ, जीरो एकदम सॉलिड फॉल्ट हो गया था, जीरो हो गया, इसके बाद दोबारा इसी कर्व में आ गया था, क्योंकि पहले का रिएक्टेंस अभी का रिएक्टेंस बराबर ही है अभी इसका। लेकिन जहाँ जिस कुछ कुछ केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इस लाइन में फॉल्ट हुआ, इस लाइन में फॉल्ट हुआ और इस लाइन में अगर क्लियर हो गया तो इसमें रिएक्टेंस अभी बढ़ जाएगा, इसमें आपको ये कर्व है आपको नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसका ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी भी कम हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स क्या हो गया, बढ़ गया, पहले x/2 था अभी x हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा देख लेंगे, ठीक है। जब आपको दोनों लाइन सर्विस में आपको ये है, अगर एक लाइन में अगर फॉल्ट हो गया तब आपको यहाँ तक चला गया, ठीक है, इनिशियली वो एक्सेलरेशन टार्क का वजह से यहाँ गया, जब ये यहाँ क्लियर हो गया, ये लाइन का ब्रेकर ट्रिप हो गया, तब आपको जाके क्या होगा, ये ट्रिप हो गया तो सिंगल लाइन में चला गया, सिंगल लाइन में चला गया तो इस कर्व में नहीं जाएगा, इसका नीचे आधा कर्व में, ठीक है, इसका पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी आधा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ चला जाएगा, राइट, यहाँ चला जाएगा तो यहाँ से फिर ए टू ये है, ठीक है फ्रेंड्स, ए टू ये है, ठीक है। ऐसा हम लोग को ये है, ठीक है। जब आपको पोस्ट ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी, अगर आपको फॉल्ट पोस्ट फॉल्ट होने के बाद आपको ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी कर्व अलग है और इसका कैपेसिटी भी आपको कम हो गया था, ठीक है फ्रेंड, उस केस में ये है अभी आपको एक ही लाइन सर्विस में है, ठीक है। जैसे यहाँ देखेगा तो एक ही लाइन सर्विस है इसमें, ये दोनों लाइन सर्विस में है तो ये कर्व है, ठीक है। अभी अभी भी ये दोनों एरिया को देख लीजिए, अगर A1 लेस देन A2 है तो स्टेबल है, अदरवाइज अनस्टेबल है। लेकिन यहाँ देखेगा तो यहाँ आपको ये क्या है फ्रेंड्स, ये आपको A2 का एरिया क्या हो गया, यहाँ आप देखेगा तो इसमें चांस थोड़ा सा कम है, आपको स्टेबल होने का चांस बहुत कम मिलेगा आपको, अगर एक लाइन आउट हो गया तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या है, हमको A1 लेस देन और इक्वल टू A2 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ आपको, जैसे ये पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी जैसे ये कम हो गया, अभी आपको यहाँ देखेगा तो ये इक्वेशन भी आपको कहाँ होगा, इसी पावर के लिए आपको
यहाँ तक चला जाएगा ये। ठीक है, अभी ये डेल्टा भी बढ़ गया, अभी नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग का, अभी ये स्विंग होगा, आगे तक स्विंग होगा, फिर जाएगा। फिर उस केस में क्या होगा, आपको इसका नीचे भी जा सकते हैं, उसमें स्टेबिलिटी का चांस बहुत कम मिलेगा आपको। ठीक है, इन केस आपका फॉल्ट है, एकदम सॉलिड फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट का केस में भी कुछ पावर जा रहे हैं, या थ्री फेज फॉल्ट नहीं है, सिंगल फेज या टू फेज का फॉल्ट है, तब क्या होगा आपको, पहले क्या है, फॉल्ट का केस में इलेक्ट्रिकल पावर जीरो है, लेकिन अभी इलेक्ट्रिकल पावर जीरो नहीं होगा, डेल्टा नॉट पे जाएगा, ये ड्यूरिंग फॉल्ट में इसका पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कर रहे हैं। ठीक है, उस केस में जाएगा जहाँ क्लियर होगा डेल्टा सी आर है, वहाँ से ये जाके फिर आपको फॉल्ट, ये लाइन क्लियर होने के बाद जिसमें उसमें चला जाएगा, उसमें भी सेम है, A1 लेस देन A2 है। ठीक है, तभी आपको ये स्टेबल होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये है आपका इक्वल एरिया क्राइटेरिया और स्विंग इक्वेशन का है। यहाँ से हमारा रॉड ट्रायंगल का स्टेबिलिटी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।